जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इशार अहमद वीकली करंट अफेयर के साथ आप सभी का फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, आप अपने कोई से भी वनडे एग्जाम, चाहे वो व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उसकी तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और हम वीकली करंट अफेयर में वीक भर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं और उस पर चर्चा कर अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं यही हो रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप वनडे एग्ज़ाम का ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में एसएससी की क्लासेस लग रही हैं। आप सभी का स्वागत है। व्यापम की क्लासेस लग रही हैं, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप आइए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है? और एक युद्ध स्तर पे तैयारी करते करते अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। वीकली करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? आप पिछले 2 महीने से, उससे ज़्यादा 2 महीने से भी ज़्यादा समय से आप देख रहे होंगे कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मणिपुर कहाँ है आपको पता होगा। हम एक स्लाइड लेके भी देख लेते हैं कि अगर हम भारत का एक नक्शा उकेरें इस प्रकार से, देखते जाइएगा साथियों। इस प्रकार से हम एक रफली मैप बना लेते हैं और इसमें जाने कि अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर उसके बाद आपका एक राज्य मिलेगा जो कि मणिपुर के नाम से है और 7 सिस्टर्स के में से एक प्रमुख राज्य है जो कि आपका म्यांमार के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मणिपुर में जनजाति एवं वहाँ के कुछ लोगों के बीच में एक हिंसा हो रही है जिससे कि मणिपुर बहुत ही प्रभावित है। अब उसके लिए शासन प्रशासन का भी अपना दायित्व बनता है कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों के राहत एवं पुनर्वास, समझ रहे हो, राहत एवं पुनर्वास के लिए जो है आपका उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्षता में, मतलब न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कि वहाँ रहे लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए इंतजाम कर सके। समझ रहे हैं ना? तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है न्यायाधीश गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल, न्यायाधीश शालिनी फड़नसलकर जोशी और न्यायाधीश आशा मेनन, न्यायाधीश मीना शर्मा, ये सभी शामिल हैं। लेकिन अगर मैं अध्यक्षता की बात करूं मेरे साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये रही वो महिला जो कि अध्यक्षता कर रही है राहत एवं पुनर्वास के नियम और कानून को बनाने के लिए। क्लियर है? तो याद रहेगा आप लोगों को मैंने क्या बताया कि मणिपुर हिंसा के लिए अगर देखा जाए तो न्यायिक रूप से, अगर देखें जुडिशियरी रूप से अगर कोई कदम उठाया गया है राहत और पुनर्वास का उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और इस उच्चतम न्यायालय में जो है आपका अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसमें अध्यक्षता कर रही हैं न्यायाधीश गीता मित्तल, जो कि आपके सामने ये रही। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखने से पहले उसकी डिटेलिंग भी देखना हमारे लिए अनिवार्य है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर, क्या बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले में उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीशों में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके अलावा 42 विशेष जांच दल बनाए गए हैं। समझ रहे हो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा 42 विशेष जांच दल भी बनाए हैं इन्होंने, और ये सारी चीजें जो हैं आप नोट कर सकते हैं कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है साथियों, गौर से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है?
पहली बात ये अंडर वाटर व्हीकल है क्या? तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि पानी के अंदर जाकर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस प्रदान करेंगे। जैसे अगर कोई दूसरा देश अगर भारत में आक्रमण करता है तो ये क्या करेगा? हमें सतर्क करेगा, हमें जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही साथ जितनी समुद्री गतिविधियां हैं उसे हमें अवगत कराएगा। मतलब कि ओवरऑल ये कॉम्बो पैक है। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये व्हीकल जो है वो पूरी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो पूरा स्वदेशी है, भारत के द्वारा बनाया गया है। और किसके द्वारा? तो कलकत्ता की एक कंपनी है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के नाम से ये कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, अब इसका नाम मैं बताना चाहूँगा साथियों आप लोग को। इसका नाम है निरीक्षा। क्या नाम है? सॉरी, निरीक्षा बोलता हूँ भाई, निराक्षी। क्या नाम है? निराक्षी नाम है। और ये करेगा क्या? तो आइए इसकी रीडिंग देखें कि देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निरीक्षा है, निराक्षी है, निरक्षा निकल जा रहा है बार बार है ना। इसका निर्माण कलकत्ता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, GRSE द्वारा। इसे पानी के अंदर खुद से चलने वाली रोबोटिक पनडुब्बी भी कहा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी है, जैसे कि मैंने बताया, और यह समुद्र के आक्रमण पर नजर रखेगा तथा इसके उपयोग को साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी किया जा सकेगा। जैसे कि हमारे अगर देखें भारत जो है उसका अगर स्पेसिफिक आप देखे जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बोला जाता है जिसको। ठीक है, EEZ स्टैटिक पोर्शन है, हम पढ़ते हैं। एक्चुअली इसको समझने के लिए भी नक्शा बनाना पड़ेगा। मान के चलो ये दक्षिण भारत है। ठीक है, हमारा ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट, मतलब कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। इसके तहत हम 200 नॉटिकल मील जाते हैं ना, 200 समुद्री मील अगर हम जाते हैं, 200 नॉटिकल मील, तो हमें साथियों इस क्षेत्र में जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के तहत जो है यहाँ का हमें साइंटिफिक रूप से उपयोग करने का अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक के। तो इस क्षेत्र में ये पनडुब्बी क्या करेगा कि अगर मान के चलो यहाँ उसको खनिज तेल मिला, ठीक है, यहाँ उसको मान के चलो किसी भी प्रकार का आयरन ओर दिखाई दिया, तो वो सब क्या करेगा? अपने को बताएगा, है ना, कि यहाँ से ये चीज़ें निकाली जा सकती है, ये साइंटिफिक रिसर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। क्या नाम है इसका? तो निरीक्षण नहीं बोलूंगा इस बार, क्या नाम है? निराक्षी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी फिल्म फेयर अवार्ड? ठीक है, या फिल्म फेयर बोलता हूं भाई, डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, है ना, जैसे बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं हम, हिंदी में बोलेंगे उसको जैव विविधता। तो एक ऐसा शख्स जो बहुत सारी भूमिकाओं में अपना प्रदर्शन करता है ना। एक व्यक्ति है, मान के चलो कि वो एक पिता भी है, समझा जा सकता है। एक व्यक्ति एक काम करने वाला टीचर भी है, एक व्यक्ति एक हस्बैंड भी है, एक व्यक्ति एक जो है कहीं का एम्प्लॉय भी है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की भूमिका बहुत सारी जगह पे उसकी डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो डाइवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड जो है वो मृणाल ठाकुर, ये दिख रही है, मृणाल ठाकुर ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे किरदार को निभाकर जो है आपका इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। देख सकते हैं आप, मृणाल ठाकुर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा का पुरस्कार दिया है। ठीक है, यह अवार्ड उनके भारतीय सिनेमा की दुनिया में अलग अलग भूमिकाओं को और भाषाओं को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो कौन से नंबर का था? तो 14th नंबर का था। कौन सा आपका? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कौन से क्रम का था? तो 14th नंबर का था। कब से? तो 11 से 20 अगस्त तक चलेगा। मेलबर्न की भारतीय फिल्म महोत्सव भारत के बाहर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। तो याद रखिएगा, मृणाल ठाकुर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
ठीक है, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चंस में इससे पहले भी कराया था आप लोगों को कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में टाइगर सेंसस 2020 के तहत, है ना, अरे यार वो भी तो गलत बोल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य से स्थित नहीं होगा? ये क्या होगा? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहाँ है, तो बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ गेंडे के संवर्धन संरक्षण के लिए, राइनोस के लिए जो है आपका प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया है इस जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और बाहर बाहर से गेंडों को लाके यहाँ रखा जा रहा है। तो जब ये न्यूज में है तो प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलो आप लोगों के लिए एक प्रश्न देता हूं मैं कि एक बात बताइए कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं और भारत में कितने टाइगर रिजर्व, और तीसरा नंबर थर्ड नंबर कि भारत में कितने टाइगर्स हैं। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस। तो आइए इसका डिटेलिंग भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण के लिए क्या बनाया जा रहा है? राइनो टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण नीति के तहत संभावित स्थलों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को चुना गया है। और गेंडे की बात करूं, एक सिख गेंडा वाले के लिए अगर नेशनल पार्क बोल दिया तो कौन सा है नेशनल पार्क है? याद रखिएगा साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर है। और अगर बात करूं कि कौन कौन से अभ्यारण्य है बिहार में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, विक्रमशिला अभ्यारण्य, ठीक है, कांवर झील पक्षी विहार और आपका गोगाबिल पक्षी विहार यहाँ स्थित है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, एक सिंह गेंडा वाले के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, 7 अगस्त याद रखना है इसको। क्या? 7 अगस्त। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आपका 7 अगस्त ऐसे लिख दूं तो चल जाएगा 1905। इस समय हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें हथकरघा से जो है आपका स्वदेशी कपड़े बनाए गए थे। और इसी को याद रखते हुए 2015 से, कब से? 2015 से भारत में 7 अगस्त को, हर साल 7 अगस्त को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, ये देखो 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, 9th नंबर का। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? ये शुरुआत मतलब क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में रखा जाता है। यह दिवस देश में हथकरघा उद्योग को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसके लिए इसे बनाया गया है। क्लियर है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आओ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC इन द सेंस क्या है आपका? ये हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्लियर है, तो इसके जो है आपके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये दिखाई दे रहे हैं आपको, संजय कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है। क्लियर, ठीक है। आइए और डिटेलिंग्स देख लें। यहाँ देख सकते हैं कि संजय अग्रवाल को आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल विवेक जौहरी के स्थान पर बैठेंगे। इसके साथ जो है सुरजीत भानुशाली CBI के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और बाकी डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न में चलें। प्रश्न है अगला, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने होगा ना, अदिति स्वामी ने कौन सा होगा, ये अलग होगा सा, पदक जीता। तो याद रखिएगा, स्पेशल जो है याद रखिएगा, प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? ये नए प्रधानमंत्री है कंबोडिया के। ठीक है, हन या हुन मोनेट जो है, हुन भी कर सकते हो इसको, हुन मोनेट जो है अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। किन्हें? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है कंबोडिया में। ठीक है, देख सकते हैं ये हुन मोनेट है। और आगे बात करें कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो हुन मोनेट है। ठीक है, पहले देखें तो नोरोडोम सिहामोनी के ने पूर्व प्रधानमंत्री कंबोडिया पीपुल्स पार्टी के सैमडेक टेको हनसेन के पद को छोड़ने के बाद इन्हें बनाया गया है। क्लियर है, नाम बहुत कठिन होता है जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। पहले ये डिप्टी चीफ कमांडेंट थे, ठीक है, कमांडर इन चीफ थे,
पहले, यही हुनमोनेट। अगर बात करें कंबोडिया की तो क्षीण पूर्व एशिया देश में है ये। राजधानी इसका क्या है? नामपेन। क्या है? नामपेन है। खमेर इसकी राजभाषा है। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर ये सबसे बड़ा मंदिर है भाई, दुनिया का माना जाता है। क्लियर है? तो इसे आप याद रख सकते हैं कंबोडिया के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्री एन विट्ठल, ओहो, इनका निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इनके शोक व्यक्त किए इनके निधन पे। 2012 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था, और पद्म भूषण नवाजा जाने के साथ ये प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, बहुत ही आला दर्जे के। और आप देखें कि नरेंद्र मोदी जी जो है इसके जो है आपके क्या किए? शोक व्यक्त किए। श्री एन विट्ठल का जन्म केरल राज्य में हुआ था, और नागराजन विट्ठल एक भारतीय सिविल सेवक थे। यह भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी रह चुके हैं। कौन? तो हमारे श्री एन विट्ठल जी। क्लियर? आगे बढ़े, आ जाओ। अगला है भारतीय बैडमिंटन जोड़ी प्रमोद भगत और आपका सुकांत कदम। भगत और कदम जो है ये दोनों ने तूफान मचा दिया है। कहाँ? तो इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों में पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साथियों याद रखिएगा, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने। तो ये हमें याद होना चाहिए। क्या क्या नाम है? प्रमोद भगत और सुकांत कदम, ये दोनों हैं। ठीक है, अपने गुरुदेव के साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने जीता है। क्लियर? देख सकते हैं कि इन्होंने क्या जीता, तो इन्होंने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता। बाकी डिटेलिंग्स आप समझ सकते हैं, खिलाड़ी हैं तो। अब जो है साथियों अपना जो है क्या होगा, अब रिवीजन सत्र चालू होगा। रिवीजन गौर से देखिएगा। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? 16 आना बबलू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फुटबॉलर? तो याद रखिएगा सुब्रत भट्टाचार्य जी का यह है, जो मोहन बगान से खेला करते थे। मोहन बगान बहुत ही पुराना क्लब है भारत का, फुटबॉल क्लब। हाल ही में क्रिकेट स्टुअर्ट बोर्ड ने संन्यास की घोषणा की, तो किससे संबंधित है? तो इंग्लैंड से संबंधित है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो है बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल, वो भी संन्यास लेना चाह रहे थे, लेकिन शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री ने उन्हें मना कर दिया था। क्लियर है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड, और इन्हीं को ही जो है देखा जाए तो युवराज सिंह ने 6 छक्का मारा था। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इसरो श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो PSLV C56 इसका नाम था। आगे बढ़े। अगला है, नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो इनका नाम मैंने बताया था, एस फोगनोन कोन्याक। ठीक है, तो इनका नाम है, आप याद रख सकते हैं। ये बांग्लादेश बोलता हूँ भाई। आपका नागालैंड की एकमात्र महिला है जो राज्यसभा अध्यक्षता की है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? ये एक वायरस है, बहुत ही बेकार वायरस है, ये लोगों को प्रताड़ित करता है, ब्लैकमेल करता है, तो इससे बिल्कुल बच के रहिएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो कारगिल में खोला गया है। और ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ने का, महिलाओं को व्यस्त, स्वस्थ और बेहतर तरीके से सशक्त बनाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें, आ जाओ। अगला है, भारत में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो ये क्या है आपके, सबसे पहले याद रखना है 83 नंबर के हैं। पहले नंबर के विश्वनाथ आनंद रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य से ये बिलोंग करते हैं, सामंत इनका सरनेम है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो रूबेला जो है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही प्रभावी जो है आपका स्किन डिजीज़ है, और इस स्किन डिजीज़ से बचने के लिए जो है आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन करने होते हैं। लेकिन भूटान जो है इसमें जो है क्या हो गया, बेहतर तरीके से आपका सफल रहा, और ये पूरी तरह से क्या हो गया, रूबेला मुक्त। आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बायकुला रेलवे स्टेशन कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, और ये इन्हें जो है शामिल किया गया है। क्लियर है साथियों? आइए अगले बढ़ते हैं। अगला है, चर्चा में रहा परकाचिल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। यहाँ बियाफो भी है, हिस्पर भी है, सियाचिन ग्लेशियर भी है, जो कि लद्दाख में है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलो। तो साथियों हमारा सत्र जो है आज का, इस संडे का
कंप्लीट होता है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको इसके साथ थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं स्टैटिक पोर्शन भी जो है, स्टैटिक जीएस के पोर्शन जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।